सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कृषि दर्शन देखिए, जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में चर्चा की विषय है प्राकृतिक खेती कैसे करना चाहिए, किसान भाई मन कैसे प्राकृतिक खेती की वो रुझान आवे, ये विषय में चर्चा करे बर आए हैं हमारे बीच में डॉक्टर रमाकांत वाजपेयी जी, निदेशक कृषि विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
वाजपेयी साहब, आपके कार्यक्रम में स्वागत है। संगवारी हो, अभी आप मन वाजपेयी साहब से चर्चा करबो कि प्राकृतिक खेती का है, कैसे ढंग ले करना चाहिए, किसान भाई मन कतेक आगे आवे, कहाँ कहाँ प्राकृतिक खेती करे जाते, प्राकृतिक खेती कतेक उपयोगी है। ये प्रकृति जो है, सूर्य है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, खेती खार है, पेड़ है, पौधा है, यही प्राकृतिक है, यही में पूरा हमारे मन के जीवन है। तो संगवारी हो, चर्चा ला तो हम शुरू करबे करबो, लेकिन एकर पहली प्राकृतिक खेती के ऊपर एक सुघर ढंग ले फिल्म बनाए हैं, तेला देखन, ओकर बाद फिर वाजपेयी साहब से चर्चा करबो। प्रकृति ने कहा, धरा को सजाओ, खेती करके अन्न का उपहार पाओ। धरती माता को भावों से सिंचित कर हो रहे अब किसान आत्मनिर्भर। हमारा देश कृषि प्रधान है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। महापुरुषों ने कहा भी है कि धरती में इतनी क्षमता है कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह और आह्वान पर अब देश के किसान लौट रहे हैं लैब से खेत की ओर, जीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर, जिससे किसानों की लागत होगी कम और मुनाफा होगा ज्यादा। तो देश के ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, ऐसे किसान जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब धरती पुत्र किसान धरती माँ की पीड़ा को समझकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने की बजाय, हाइब्रिड बीज की बजाय देशी उन्नतिशील प्रजातियों का प्रयोग कर रहे हैं और पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं। जीरो बजट खेती वरदान है ऐसे किसानों के लिए जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। प्राकृतिक विधि से खेती करने में महंगे बीज, महंगे खाद और महंगी मशीनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस खेती में उन्नत बीज, गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग कर खेती की जा रही है, जिससे उत्पादन लागत शून्य हो जाती है। देश और प्रदेश के किसान अब प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का उपयोग कर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद स्वयं बना रहे हैं। आसपास से गोबर एकत्र कर उसे एक स्थान पर इकट्ठा करके उससे गोबर खाद और केचुआ खाद बनाकर उसका उपयोग खेतों में कर पा रहे हैं अच्छी पैदावार और जीरो बजट खेती कर हो रहे हैं सफल। आज के दौर में जब लगातार बढ़ रही है जनसंख्या, लगातार बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण और घट रही है भूमि की उर्वरा शक्ति, तब भूमि की उर्वरा शक्ति के संरक्षण और मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जैविक खेती आज की जरूरत भी है और ये लाभदायक भी है। इसी मूल मंत्र को अपनाकर किसानों ने जैविक खेती करने का बीड़ा उठा लिया है। प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित किए बिना वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हुए आज के किसान फसल उत्पादन कर रहे हैं और कमा रहे हैं आर्थिक लाभ। किसानों के इस जज्बे को सलाम है और ऐसे ही किसानों से देश का नाम है।
तो किसान भाई हो देखे हो कि प्राकृतिक खेती में लागत जीरो और हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती करके बन गए हीरो। प्राकृतिक खेती कैसे करे जाते, प्राकृतिक खेती काला की थे, प्राकृतिक खेती से लाभ कैसे पावन, ये सब चर्चा करबो। आज हमारे बीच में डॉक्टर रमाकांत वाजपेयी साहब आए हैं, जो है निदेशक हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवाएं के। वाजपेयी साहब, आप बताते हो कि हमारे किसान भाई मन है प्राकृतिक खेती करके कैसे लाभ कमा सकते, कैसे जीरो बजट में एक आमदनी कमा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है वर्मा जी। जी, जैसा अभी अपन जो ये फिल्म देख रहे थे इसमें भी प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है जी। तो मैं यहाँ विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती हमारे पूर्वज परंपरागत से करते आ रहे थे जी। और बाद में क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ गई और उत्पादन कम होने लगा तो हम जो है ये आधुनिक खेती की तरफ अग्रसित हो गए थे और हमने अपनी प्राकृतिक खेती को छोड़ दिया था। अब जब हम जिसको कहें कि हमारा जो कृषि उत्पादन है इतनी मात्रा में हो गया है कि हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों को हम खाद्यान्न प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रदाय कर सकते हैं। तो अब हमारी जो सरकार है वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाह रही है और जिसमें हम पुनः जो हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित जो नेचुरल फार्मिंग है उसके तरफ हम वापस आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि आधुनिक कृषि में जो हमारे किसान भाइयों के कुछ जानकारी की कमी की वजह से जो परेशानियां हो रही थी उनसे निजात पाने के लिए हम लोगों ने यह सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा और सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम वापस जो है अपने पूर्वजों की प्राकृतिक खेती की तरफ चलें। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक खेती पूर्वज द्वारा स्थापित थी, कोई नई बात नहीं थी, सिर्फ उसका तरीका बदल गया था आधुनिक खेती के कारण। हम पुनः उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम कैसे प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो आधुनिक खेती थी इसमें हम तरह तरह के जो कीटनाशक दवाइयाँ रासायनिक खाद डाल रहे थे। अब चूंकि उनकी वजह से किसानों की जानकारी की कुछ किसानों के कमी होने की वजह से कुछ अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने लगे थे, कुछ कहीं और माने असंतुलित रूप से उपयोग करने लगे थे, जिससे उससे क्या है न केवल वातावरण खराब हो रहा था, उत्पादन में भी प्रभावित होती। फिर किसानों के बीच में ये बात भी फैल रही थी कि भाई ये जो हमारी कृषि पद्धति है ठीक नहीं है, इससे हमारी जोत जो है उस तरह का उत्पादन नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए था। तो फिर ये बात आई कि नहीं, हम क्यों ना किसानों को पहले अपनी परंपरागत जो हमारी पुरानी कृषि पद्धति है उसके बारे में, जिसको अब ऋषि किसी भी कहते थे, कभी नेचुरल फार्मिंग कहते थे, पालेकर जी इसको प्राकृतिक कहते हैं, जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। तो अलग अलग नाम अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया। तो आपको मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जिसको समझ के हमारे किसान भाई भी समझ जाएंगे। आज तक आपने जंगल में किसी पेड़ पौधे को मैंने किसी भी किसान के द्वारा रख रखाव करते नहीं देखा होगा। जंगल में जो पेड़ पौधे उगते हैं स्वाभाविक रूप से उगते हैं और उत्पादन वैसे ही बना हुआ है। जंगल उसी तरह से बढ़ रहे हैं, उनमें जो हमारे जो जंगली जो फल फूल उत्पादित होते थे उसी अनुपात में उनका उत्पादन भी हो रहा है। तो वहाँ किसी भी चीज को आपने प्राकृतिक रूप से डालते नहीं देखा होगा। माने स्वाभाविक रूप से जो हमारी भूमि में जो उत्पादन शक्ति है उसके द्वारा जो है पौधे उग रहे हैं। जंगल में जाके कौन खाद डाले, कौन पोषक तत्व डाले, बिल्कुल। तो वहाँ न खाद डल रहा है, न पानी डल रहा है, न पोषक तत्व डल रहा है, लेकिन उत्पादन मिल रहा था। तो ये आधार है एक्चुअली हमारा प्राकृतिक खेती का या नेचुरल फार्मिंग का। उसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, जब यहाँ खेती हो सकती है, जंगल में पेड़ पौधे बिना किसी माने प्रयास के उत्पादन दे सकते हैं, तो हमारा जो परंपरागत जो खेती का तरीका था हमारे पूर्वजों का वैसा भी होता है। अब इसमें आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि जो परिवर्तन आया क्या हो रहा है। देखिए, जब हम आधुनिक कृषि में आए तो हमने तरह तरह की कृषि क्रियाएं की। जैसे हमने ट्रैक्टर से कई बार जुताई करना शुरू कर दिया। तो जो भूमि में जो हम जिसको बोलते हैं ना भूमि, जैसा हम कहते हैं कि हमको अपनी धरती माता को पोषण देना चाहिए। हमको पौधे को पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं है, पौधे को भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो है हमारी धरती माता को अगर हमने भोजन दे दिया तो हमारी धरती माता जो है पौधों को भोजन उपलब्ध करा देगी।
तो अब धरती माता का सब पूछते हैं कि भाई धरती माता का क्या भोजन है, तो धरती माता का भोजन है जितना कूड़ा करकट जिसको अपन कहते हैं दूसरे शब्दों में, वो अगर हम धरती माता को लौटा दें, जैसे फसल अवशेष है, जितना कूड़ा करकट है, जंगल में क्या होता है, जो भी पत्तियां गिरती हैं वो वापस वहीं सड़ती हैं, वहां पानी जो गिरता है वही पत्तियां वहां सड़ती हैं, और वहां तरह तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। आपने देखा होगा कि जंगल में छोटा से छोटा जो घास का पौधा है तो लेके बड़े से ऊंचा पौधा भी जिंदा है, माने उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है। माने जो सरफेस की जो सतही जो पोषण है वो घास का पौधा ले रहा है, और एकदम नीचे मिनरल्स जिसको कहे उसको बड़े पौधे ले रहे हैं। माने तो यही प्राकृतिक खेती है, माने किसी के बीच में किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब हमारे जब खेती में इसको कैसे हम देखेंगे, मतलब नेचुरल फार्मिंग में या प्राकृतिक खेती में, तो मैं बताऊं कि यही चीज हमको हमारे खेत में करना है कि जो खेत को हमको भोजन देना, हमारी धरती माता को हमको भोजन देना है। तो धरती माता को हम जितना कूड़ा करकट खिला सकते हैं, कचरा दे सकते हैं, कहने का मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये हमको धरती माता को खिलाना है। ये कार्बनिक पदार्थ जब धरती में जाता है तो उस धरती के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इन असंख्य, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, इतनी अरबों की संख्या में होते हैं, और तरह तरह के होते हैं, माने इनकी भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि एक फल आपको उसी धरती से पैदा हुआ जो है खट्टा होता है, एक मीठा होता है, ऐसा तो वैसे जीवाणु भी तरह तरह के होते हैं, सबका काम अलग अलग है। अब हम प्राकृतिक खेती जब करते थे तो ये सारे जीवाणु उस धरती माता में थे। अब जब आधुनिक खेती हुई तो ये जीवाणु जो कीटनाशक दवाइयाँ और हम जो कीटनाशक डाले, खरपतवार नाशक डाले, इन सब की वजह से, और फिर क्या है, हम जब लगातार कृषि क्रिया किए ना तो बार बार हम जो जुताई करते थे तो जो कार्बनिक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं वो जमीन में ऊपर में सतह पे आ जाता था। तो जब बार बार वो जो जुताई करने थे सतह पे आने के कारण वो जो कार्बनिक पदार्थ जो भोजन होता है हमारे जीवाणुओं का, वो गर्मियों में अधिक तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड बन करके वायुमंडल में चला जाने लगा। तो जो भोज्य पदार्थ था जीवाणुओं का वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन के वायुमंडल में मिलने लगा। तो उस प्रक्रिया से जो है वो हमारे जो जीवाणु जमीन में थे वो पनप नहीं पा रहे थे, कम होने लगे थे। इसीलिए जो आधुनिक कृषि में फिर ये हमको कमी महसूस होने लगी, जो पोषक तत्व तो हमारे जीवाणु धरती माता में हैं, उपलब्ध हैं, जो हमारे पौधों की खुराक के लिए आवश्यक हैं, वो उनको उपलब्ध करा देती थी। जीवाणु जो क्या करते हैं, देखिए धरती में दो तरह के हैं, कुछ सीधे वायुमंडल से हमको, जैसे नत्रजन है, इस तरह की जो पौधों की जो मुख्य रूप से पौधों का जो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है या आवश्यकता होती है वो हवा से, पानी से पूरी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मैं ये कहूँ कि एक पौधे की, किसी पौधे को अगर हम उखाड़ें और उसका 100 ग्राम वजन लें तो वो 100 ग्राम वजन में आप देखेंगे कि जो वायुमंडल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे लगभग और जो है पौधे का करीब 95-94 से 95% भाग बन जाता है। केवल पौधा जो जमीन में निर्भर करता है 4% से 5% भाग, ये जो पोषक तत्व जमीन से लेता है वो। तो आप सोचिए कि कितने कम मात्रा में उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है धरती माता से, और हमारी धरती में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं। लेकिन यही बस है कि जैसे हम बोलते हैं ना, आपके पास जैसे बैंक में खाता होता है, एक चालू खाता होता है और एक बचत खाता होता है। एक आप जिसको कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, मियादी जमा खाता, और एक आपका बचत खाता। तो बचत खाते से आप पैसा जब चाहे निकालते रहते हैं, लेकिन अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो एक सीमा से पहले आप निकाल नहीं सकते। तो ठीक ऐसे ही जो है जमीन में भी पोषक तत्व जो होते हैं इसी तरह से वो, अगर आप चाहते हैं कि हम बचत खाते की तरह अपने पौधे को भोजन उपलब्ध कराते रहें तो उसके लिए, और जो पौधा को जो खाना जिसको कहते हैं ना, जो जमीन में है लेकिन नहीं मिल रहा है, जो जिसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट में चला गया है, उसको निकालना है तो हमको कुछ जैसे बैंक में जाके कागजी प्रक्रियाएं करनी होती हैं, वैसे यहाँ पे भी जमीन में थोड़ी सी प्रक्रिया करनी होती है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, उनको हमको अलग से डालना है। वो क्या करते हैं कि जब उनको राइजोबियम वगैरह जो डालते हैं या पीएसबी का कल्चर डालते हैं, तो जो अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो गया है पोषक तत्व,
उसको वो घुलनशील रूप में ला देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। हाँ, उसको माने क्या करते हैं कि जैसे हमारी मिट्टी की जो प्रकृति होती है, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति होती है, तो जिस तरह की प्रकृति होगी तो उस तरह से भूमि के जो पोषक तत्व होते हैं ना, अम्लीय रूप में या क्षारीय रूप में, अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जब जीवाणु जाते हैं तो वो जीवाणु जो है उसमें उसको घोलने का काम करते हैं, और वो घोल करके माने जो जड़ के आसपास के क्षेत्रफल में उपलब्ध करा देते हैं, तो वो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होने लगे। तो नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती है ना, ये यही इसमें बाहर से हमको कुछ भी नहीं लाना होता। जो हमारे संगवारी मनहर अभी आप अतिक विस्तार से बताई से संगवारी हो, आप मन देखे हो, आप मन जाने हो कि वाजपेयी साहब अतिक विस्तार से छोटे छोटे बात ला बताई से आप समझे हो। लेकिन वाजपेयी साहब एक बात है, हमारे किसान भाई मन की थे कि ज़्यादा रासायनिक खाद डाले से या ये सब रासायनिक खेती करे से वातावरण प्रदूषित हुआ थे, या हमारे खान पान में भी वो हर अलग ढंग से प्रभाव छोड़ा थे, रोग राई बर वो खेती है रासायनिक खेती हर कारण बना थे, ऐसे बात है का? जी नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं ये कुछ भ्रांतियां भी हैं जिनको मैं आपके साथ आज चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों के मन में भी जो भ्रांतियां उसको दूर कर दें। जी, क्योंकि देखिए क्या है, रासायनिक खेती से या हम जब कहते हैं ना, तो हमारा वातावरण खराब हो रहा है, या हमारा जमीन खराब हो रहा है, या हमारा जमीन माने पानी खराब हो रहा है, या अनाज खराब हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देख रहे थे, अभी एक हम जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो उसमें एक फिल्म भी दिखाए थे जिसमें उन्होंने थोड़ा मसाला ज़्यादा डाल दिया तो खराब हो गया बोले स्वाद, कह रहे थे किसान भाई। और उनकी जो श्रीमती जी बता रही थी कि देखो आप जब खेत में डालते हो तो कैसा, बिल्कुल सही बात यही है। हाँ, बिना क्या होता है कि हमारे किसान भाई देखिए क्या होता है, हम जब वैज्ञानिक लोग काम करते हैं तो जो कीड़े बीमारी लगते हैं उनका हम उपचार ढूंढते हैं। जो प्राकृतिक रूप से तो उपचार होता है कि एक कीड़ा अगर अंडा माने इल्ली आई तो उसको जो है ऊपर से चिड़ी आई और बिन के चली गई, वो प्राकृतिक मैनेजमेंट है। हम जब जैसे आधुनिक खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए या बीमारियों को कम करने के लिए कुछ रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं। तो अब वो क्या होता है कि हम जब दवा का उपयोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी मात्रा में ये दवा डाली जाए जिससे ये जो कीट या बीमारी आ रही है ये कंट्रोल हो जाए, है ना। लेकिन अब हमने बोला कि आपसे जब उसका जब साइंटिफिक काम करने के बाद ये तरीका निकाला जाता है कि भाई 1 मिलीलीटर दवा पर्याप्त है 1 लीटर पानी के लिए, तो हम जब सलाह देते हैं अपने किसान भाइयों को कि भाई ये एक दवा है जो आपको कीड़े के मारने के लिए है, ये 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालिएगा। अब किसान भाई क्या सोचते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि वो 1 की जगह 2 ml डाल दिए अपने, या काम करने वाले अगर नौकर को लगा अरे तो मालिक 2 ml बोले हैं, हम इसको 3 ml डाल देते हैं, क्या मालूम बढ़ेगा नहीं बढ़ा किया तो बाद में मेरे को डांट पड़ेगी, तो और बढ़ा दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जहां 1 ml डालना चाहिए था 1 लीटर में, वो बढ़ते बढ़ते 3 से 4 ml हो गया। तो अब बताइए वो जहर है वो, क्योंकि जहर जब कीटनाशक जो है वो कीड़े के पेट में जाएगा तो कीड़े को मार देगा। लेकिन अब चूंकि हमारी भ्रांति, हम समझ नहीं पाए और 1 ml की जगह 3 ml डाल दिया या 4 ml डाल दिया। अब इस चीज को हम फिर तोड़ के बाजार में बेच देते हैं। तो होता क्या है वो जहर, अच्छा और आपको एक चीज बताऊं कि जहर का भी एक मियाद होता है। जो आपने जो बाजार से दवा खरीद के लाते हैं उसमें आपको लिखा रहता है कि ये दवा किस तरह की है। इसमें 2 तरह की होती है, एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है जो माने सतह पे होता है, और एक सिस्टम में जाता है। तो सिस्टम में जाता है तो जब आप दवा डालते हैं तो पूरे पौधे को जहरीला बना देता है। तो उस दरमियान जब वो दवा डाले रहते हैं तो उनकी एक मिनिमम जहर की अवधि होती है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। तो उस दरमियान क्या होता है कि वो जहर बना रहता है, और उस समय जब कीड़ा उसका उपयोग करता है, खाता है, काटता है, चूसता है, तो उसको वो मरता है। लेकिन अगर उसी समय हमारी ये कीटनाशक डली हुई दवाइयों की सब्जी या कोई भी पदार्थ है वो बाजार में आ गई और वो हम लोग खा लेते हैं, तो वो जहर हमारे शरीर में आ जाता है। यही एक भ्रांति है जिसके कारण किसान भाइयों को ये जो बातें हो रही हैं कि हम दवा ठीक से नहीं डालते। रासायनिक का उपयोग संतुलित मात्रा में अगर करें और आवश्यक है तो आवश्यकता के अनुसार और उचित मात्रा में। जैसा हम अगर आपसे 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर में डालने को बोल रहे हैं तो उतना ही डालिए। लेकिन हमारे किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं। और इन्हीं सबका, जैसे हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, ये तो मैंने आपसे दवा की बात की, फर्टिलाइजर के केस में क्या होता है कि ऐसे हम बोलते हैं कि नत्रजनधारी उर्वरक जो है जिसको यूरिया के रूप में किसान हमारे यूज करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं जब यूरिया डाला
तो तुरंत उसके पौधों की बढ़वार दिखती है। हाँ, हरा दूसरे हो गया। तीसरे दिन हरा हो गया, एकदम से पौधा बढ़ गया। तो वो सोचता है ज़्यादा डाल दूं तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जो ज़्यादा जब वो डालते हैं ना तो उससे नुकसान होता है। नुकसान कैसा होता है कि अगर ये पानी में घुल गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो ये पानी के साथ घुल करके नीचे की जमीन में चला जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न और मन में है जी कि आपके केवीसी जो है कृषि विज्ञान केंद्र है इंदिरा गांधी कृषि के, तो कतेक जिला में है छत्तीसगढ़ के, और किसान मन ला कैसे ढंग के लाभ मिला थे, किसान कैसे अनुभव करत थे, किसान मन कैसे वो बात आप जैसे वैज्ञानिक मन के बात ला धर के आगे बढ़ाते, और हर तरह के कौन कौन से खेती जैसे कोदो, कुटकी, राई, ऐसा प्राकृतिक जो जंगल में होने वाला है ओकरो पर काम करत हो का, एला बताते महत्वपूर्ण देखिए मन में रही से बात है। हाँ, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं किसान भाइयों के ज्ञान माने जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे किसानों की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार ने हर जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला हुआ है जी। और इसमें हम एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमारे किसान भाइयों को देखने समझने के लिए एक शो केस है वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो है ना। जैसे आप किसी मेले में जाते हो तो तरह तरह की चीजें प्रदर्शित की जाती हैं, आप देखते हो और आपको समझ में आता मॉडल है। जैसे अगर आप कार के शोरूम में गए तो आपको 10 प्रकार की कार दिखती हैं, फिर आप उसमें से एक कार पसंद करते हो। तो वैसे जब आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे ना तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। वहाँ आपको आधुनिक कृषि की तकनीक बताई जाएगी, वहाँ परंपरागत कृषि की तकनीक बताई जा रही है, वहाँ कीट प्रबंधन बताया जा रहा है, वहाँ खेती के तरीके पे जाते हैं, फार्मिंग सिस्टम बताया जा रहा है कि अलग अलग पूरा विस्तार पूर्वक किसान लाभ प्रशिक्षण दे जाते, माने उस क्षेत्र के विशेष। वाजपेयी साहब अभी हमारे किसान भाई मन अगोरा थे कि गीत संगीत हो जाती तो मजा आती, कर्मा दरिया सुने के मन होते किसान मन के, तो आपो मन और हमारे किसान भाई मन देखा सुघर अकन ले लोकगीत। चलो चलो हंसाया मारे लोग जाइबो, चलो चलो हंसाया मारे लोग जाइबो, हमारे लोग जाइबो, हमारे लोग जाइबो, हमारे लोग जाइबो, हमारे लोग हाँ हमारे संगी कोनो नहीं है हो, हाँ हमारे संगी कोनो नहीं है हो, ये चलो चलो हंसाया हमारे लोग एक संगी हावे घर के तिरिया, घर के तिरिया, हाँ एक संगी हावे घर के तिरिया, घर के तिरिया। हाँ वाजपेयी साहब बहुत सुघर अकन लोकगीत सुनेन, मंगल भजन सुनेन, और आप मन विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई मन ला प्राकृतिक खेती के बारे में आप मन बताए। आप मन आकर के अपन समय दे, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो आपो मन है वाजपेयी साहब बताई से वो बात ला धरिह, प्राकृतिक खेती करिह, जाए के बेरा हो गए। जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।